अध्याय 321 बकवास। राजदीप शाह ने लापरवाही से लंबे थक के शरीर को जमीन पर फेंक दिया, अपनी मुट्ठियों पर लगे खून को हिलाया और तिरस्कार भरी नजरों से देखा। फुफकार बॉक्स में मौजूद सभी लोग पसीने से तरबतर और स्तब्ध थे। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? महेश सूरी की आंखें बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर गंदगी का भाव आ गया, जो काफी बदसूरत था। फोर सीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गुंडे तो और भी अधिक सुन्न थे। क्या आपने नहीं कहा था कि राजदीप शाह जहर से मर जाएगा? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है? जोगिंदर जख्मी और जोगिंदर जहरीला दोनों पीले दिख रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। राजदीप शाह महेश सूरी की ओर चले। महेश सूरी, आपने निम्नलिखित अपराध किए हैं और विद्रोह में शामिल हैं। जियांगन सिटी सिहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में मुझे आपको मृत्युदंड देने का अधिकार है। क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द हैं? महेश सूरी इतना डर गया कि वह 2 कदम पीछे हट गया। तुम ठीक क्यों हो? तुम्हें तो जहर दे दिया जाना चाहिए था। राजदीप शाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर ये ने मुझे मेरे हृदय के विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने में मदद की और उन्होंने मेरी जान बचाई। और मुझे उस समय से पता था कि आपने जो औषधीय पाउडर भेजा था वह वास्तव में एक दीर्घकालिक प्रतिरक्षण था। आप मुझे फंसाना चाहते हैं। बूम। राजदीप शाह का दिमाग लगभग खाली था। काफी समय तक विचार विमर्श के बाद ये पता चला कि ईश्वर मनुष्य जितना अच्छा नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि राजदीप शाह ने अभय चौहान का इतना सम्मान किया। यह एक जीवन रक्षक अनुग्रह बन गया। इस समय जिन गुंडों ने पहले महेश सूरी का समर्थन किया था, वे एक के बाद एक घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगे। राष्ट्रपति जियांग, मैं गलत था, कृपया मुझे जाने दीजिए। ये सब महेश सूरी के जादू के कारण है। मैं सचमुच इससे ग्रस्त हूँ। कृपया मेरी जान बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति दीजिए। राष्ट्रपति जियांग, जब तक आप आदेश देते हैं मैं इसका खामियाजा भुगतने और इस मोटे सुअर महेश सूरी को अपने हाथों से मारने को तैयार हूँ। आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्षण मानव स्वभाव का उलटफेर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। राजदीप शाह ने इन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह हत्या के इरादे से महेश सूरी की ओर बढ़ा। राजदीप शाह ने दांत पीसते हुए कहा, राजदीप शाह, आज रात हम दोनों के बीच बस एक निजी झगड़ा है। इसी बात पर तुमने मुझे मार डाला। क्या तुम्हें डर नहीं है कि सिहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ अधिकारी तुम्हारा पीछा करेंगे? राजदीप शाह ने ठंडे स्वर में कहा, आपको व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में किसने बताया? आज जब मुझे पता चला कि आपने मुझे जो औषधीय पाउडर भेजा था उसमें कुछ गड़बड़ थी, तो मैंने तुरंत आपके उपराष्ट्रपति बनने के बाद से आपके कार्यों की गुप्त जांच का आदेश दिया। और हाँ, मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। सत्ता का दुरुपयोग, निजी लाभ कमाने जैसी सभी संदिग्ध गतिविधियां दस्तावेजों में संकलित हैं और मेरे हाथ में हैं। बस इसी वजह से आप बिना किसी अन्याय के 10 बार मर सकते हैं। सिहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई भी ना कहने की हिम्मत नहीं करता। महेश सूरी स्तब्ध दिख रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। राजदीप शाह ने अपने हाथ पीछे कर लिए और आगे कहा, आपको शायद ये जानने की जिज्ञासा हो कि मैं कभी भी सामाजिक या व्यावसायिक गतिविधियों में भाग क्यों नहीं लेता और फिर भी अध्यक्ष पद पर क्यों बना हुआ हूं। महेश सूरी ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। ये सही है। वह अभी भी यह नहीं समझ सका कि राजदीप शाह अपना अधिकांश समय मार्शल आर्ट अभ्यास में बिताता था और सिहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काम के प्रति बहुत गंभीर नहीं था। वह इतने वर्षों तक इस पद पर अडिग और सुरक्षित कैसे रह सकता है? राजदीप शाह ने कहा, आप केवल ये जानते हैं कि मुझे उस समय जहर दिया गया था, लेकिन आप यह नहीं जानते कि मुझे जहर देने का कारण वास्तव में एक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए एक मिशन करना था, और वह अब ड्रैगन किंगडम सिहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय के मुख्य नेताओं में से एक है, जो सत्ता में शीर्ष 5 में शुमार है। बूम। महेश सूरी के मन में गड़गड़ाहट सी हुई और पूरी तरह से भ्रमित होने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अभी अभी राजदीप शाह को धमकाने के लिए कई बार टोन परिवार का जिक्र किया। राजदीप शाह न सिर्फ डरा नहीं, बल्कि उसने अपने बेटे को भी मार डाला। पता चला कि उनकी भी यही पहचान पृष्ठभूमि है। वास्तव में टोन परिवार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। धमाका। महेश सूरी के पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह रोते हुए बोला, राष्ट्रपति जियांग, कृपया मुझे जीने दो। अब से मैं आपके बताए रास्ते पर चलने का वादा करता हूँ। कृपया दया करो और मुझे जाने दो। राजदीप शाह ने बिना किसी दया के कहा, मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं सो सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मर जाओ। उसने एक हथेली से महेश सूरी के माथे पर थप्पड़ मारा। तड़क भड़क। जैसे ही वह अपनी हथेली से महेश सूरी के माथे पर वार करने वाला था, अचानक एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। ठीक है। राजदीप शाह ने करीब से देखा और पाया कि यह अभय चौहान था जिसने उसे रोका था। डॉक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? अभय चौहान मुस्कुराया और कहा, राष्ट्रपति मुरोंग ने पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए उन सभी को मारना आसान नहीं है। राजदीप शाह ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, वह थोड़ा उलझन में था।
हालांकि वह आज ही अभय चौहान से मिले थे, लेकिन संक्षिप्त संपर्क से यह पता चलता है कि अभय चौहान पवित्र माता की सास की तरह नहीं दिखती हैं। ये सिर्फ उसकी बात नहीं है। प्रियंका शाह, सुनील शाह, आयुषी खुराना और अन्य लोग भी इस बात से भ्रमित थे कि अभय चौहान ने अचानक महेश सूरी को क्यों जाने दिया। लेकिन वे बहुत जानकार थे और उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। इसके विपरीत महेश सूरी स्वयं अत्यंत उत्साहित था। उन्होंने बार बार अपना आभार व्यक्त किया, दूसरों की गलतियों को न भूलने के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में एक नया व्यक्ति बनने का वादा करता हूँ। अभय चौहान ने शांति से कहा, मुझे धन्यवाद देने में जल्दबाजी करो। बात यह है कि अगर तुम कुछ कहने का वादा करते हो तो मैं, अभय चौहान, तुम्हें नहीं मारूंगा। महेश सूरी ने जल्दी से कहा, बस पूछो, जब तक मुझे पता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसने अपना आसन बहुत नीचे रखा, इस डर से कि अभय चौहान को अचानक पछतावा होगा। अभय चौहान ने उसे घूर कर देखा। मैं जानना चाहता हूं कि आपको यह पाउडर कहाँ से मिला। यह महेश सूरी की अभिव्यक्ति जम गई, उसकी आंखों में भय झलक उठा और वह हकलाने लगा और हिचकिचाने लगा। अभय चौहान की आवाज गहरी हो गई और उसने कहा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए दोष मत देना। नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया, मैंने सब कुछ कह दिया। महेश सूरी डर से कांप उठा। उसने जल्दी से कहा, मैंने युवानयांग घाटी के ताओवादी पुजारी यशपाल दास से यह औषधीय पाउडर खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया है। सिर्फ में ही नहीं, पिछले 1 साल में कई मार्शल आर्ट गुरुओं ने भी इसे उनसे खरीदा है। युवानयांग घाटी, ताओवादी मास्टर यशपाल दास। अभय चौहान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, उसे यहाँ इतना जाना पहचाना नाम सुनने की उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार की दवा के स्पष्टतः दुष्प्रभाव होते हैं, तो फिर लोग इसे उनसे क्यों खरीदते हैं। महेश सूरी ने अपना सिर नीचे किया और जवाब दिया, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इस तरह की दवा के दुष्प्रभाव होते हैं। अगर उन्हें पता भी हो तो वे इसकी लत लगने वाली प्रकृति के कारण इसे लेना बंद नहीं कर सकते। अंत में आप इसे युवानयांग घाटी से ऊंची कीमत पर ही खरीद सकते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको उनके साथ रहना होगा और दवा प्राप्त करने के लिए घोड़े की तरह काम करना होगा। मैंने सुना है कि तियाननान प्रांत के कई मार्शल आर्ट मास्टर युवानयांग घाटी के जानवर बन गए हैं। ये सुनकर सुनील शाह को अचानक कुछ याद आया। भाई, मुझे लगा कि आज सुबह याओवांग घाटी में मिले तरुण सेठी में कुछ गड़बड़ है। वह ग्रैंड मास्टर के अंतिम चरण में एक मजबूत व्यक्ति है। वह युवानयांग घाटी की बात क्यों सुनना चाहेगा। ऐसा लगता है कि वह युवानयांग घाटी का स्वामी बन गया है। अभय चौहान ने सिर हिलाया। उन्होंने इस बारे में भी सोचा। इसके अलावा जिंगजिंग ने पहले उल्लेख किया था कि तरुण सेठी एक औसत प्रतिभा वाला अंतिम चरण का योद्धा हुआ करता था, लेकिन वह कुछ ही वर्षों में अंतिम चरण का मास्टर बन गया। ये स्पष्ट था कि निषिद्ध दवाओं का प्रयोग किया गया था। अभय चौहान ने पूछना जारी रखा, क्या आप ताओवादी यशपाल दास से परिचित हैं। महेश सूरी फुसफुसाया, ये बुरा नहीं है, हमारी पहले भी कुछ बातचीत हुई थी। उसने मुझे चेयरमैन जियांग को निशाना बनाने के लिए इस तरह की दवा का इस्तेमाल करने को कहा था, इसलिए। उसने चुपके से राजदीप शाह की ओर देखा। अभय चौहान से चर्चा की, मैंने जो कुछ भी जानता हूँ वह सब बता दिया है। कृपया मुझे वादे के अनुसार जाने दें। बेशक मैं वही करूँगा जो मैं कहता हूँ। अभय चौहान मुस्कुराया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, लेकिन राष्ट्रपति जियांग क्या करना चाहते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, महेश सूरी, नहीं, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझे जाने देना चाहते हो। महेश सूरी चिंतित था। अभय चौहान ने अपने हाथ फैलाए और कहा, हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, लेकिन मैं राष्ट्रपति जियांग की ओर से सहमत नहीं था। मुझे उनके काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति जियांग, राजदीप शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर ये की अच्छी सलाह। महेश सूरी की मानसिकता फट गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से से कहा, क्या बकवास है। पुकारना, लेकिन उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। राजदीप शाह की मुट्ठी पहले ही महेश सूरी के सिर पर पड़ चुकी थी। क्लिक करें, खोपड़ी तुरंत फट गई। महेश सूरी का शरीर सीधा नीचे गिरा और कार्तिक सूरी के शरीर के सामने आ गया। पिता और पुत्र दोनों की आंखें खुली रहीं। अध्याय 322। महेश सूरी और उनके बेटे की एक के बाद एक मृत्यु हो गई। वहां उपस्थित सभी लोग पसीने से तरबतर थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह खड़े होकर मना कर दे, क्योंकि राजदीप शाह बहुत मजबूत और क्रूर है। और जिस अतिथि को उसने आमंत्रित किया था, अभय चौहान, वह और भी अप्रत्याशित और भयानक था। परेशान नहीं किया जा सकता, परेशान नहीं किया जा सकता। फोर सीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गुंडे जो जमीन पर घुटने टेके बैठे थे, अब और भी अधिक पछताने लगे, झुकने लगे और दया की भीख मांगने लगे। राष्ट्रपति जियांग, मैं सचमुच गलत था। आप जरूर बहुत नेक होंगे। श्रीमान, मैं भी आपसे विनती करता हूँ, हम सभी आदेशों का पालन कर रहे हैं, वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मैं आपको पिताजी नहीं कह सकता। पिताजी, कृपया इस बार हमें माफ कर दीजिए। इन लोगों के सामने दया की भीख मांगो।
राजदीप शाह ने अभय चौहान की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? अभय चौहान ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे सोफे पर वापस चला गया और फिर से बैठ गया, जैसे कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपके सिहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आंतरिक मामला है राष्ट्रपति जियांग, आप इसे स्वयं संभाल सकते हैं, समझा? राजदीप शाह ने सिर हिलाया, आंखें सिकुड़ी और 2 सेकंड तक सोचा, फिर अपना मोबाइल फोन निकाला और कॉल किया। आप सब अंदर आ जाओ। आधे मिनट से भी कम समय बाद हुआ 10 हटे कट्टे आदमी दरवाजे के बाहर से अंदर घुस आए। सबने स्लेटी रंग के सूट पहने हुए थे और उनकी छाती पर सिहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाल डिजाइन बना हुआ था। मुद्दा यह है कि लोगों का ये समूह मार्शल आर्ट की आभा बिखेरता है और सभी मार्शल आर्टिस्ट के आदर्श स्तर पर हैं। आपको पता होना चाहिए कि शिखर योद्धाओं का स्वामी होना असामान्य नहीं है, लेकिन इतने सारे लोगों का एक साथ इकट्ठा होना आम बात नहीं है। सिहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गुंडे जो जमीन पर घुटने टेक रहे थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये वे हो सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि सिहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय प्रत्येक शहर के राष्ट्रपति को उनकी सुरक्षा के लिए एक प्रत्यक्ष गार्ड नियुक्त करेगा। हालांकि अतीत में इन लोगों का ठिकाना रहस्यमय है और वे कभी कभार ही सामने आते हैं। इसके अलावा राजदीप शाह इतना शक्तिशाली है कि जब वह बाहर जाता है तो वह उन्हें कभी अपने साथ नहीं ले जाता है, इसलिए कई लोग अवचेतन रूप से इसके बारे में भूल जाते हैं। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि अभी महेश सूरी का पक्ष लेना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। आखिरकार भले ही राजदीप शाह को वास्तव में जहर देकर मार दिया गया हो, एक बार जब उसके प्रत्यक्ष रक्षकों को भेज दिया जाता है तो वे संभवतः अपने कमजोर सैनिकों और जनरलों, ज्यादातर शुरुआती से लेकर बाद के योद्धा चरणों में के साथ एक मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। राजदीप शाह ने आदेश दिया, बक्से का ध्यान रखो। जहां तक इन ठगों का सवाल है, उन्हें एक एक करके पूछताछ और जांच के लिए ले जाओ और सिहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियमों के अनुसार उनसे निपटो। हाँ। प्रत्यक्ष गार्ड के सदस्यों ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और फिर सब कुछ साफ करने के आदेश का पालन किया। जो मेहमान दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे, उन्हें भी जाने के लिए आमंत्रित किया गया। साथ ही उन्हें यह भी कहा जाएगा कि आज रात जो कुछ हुआ उसके बारे में ज्यादा बात न करें और जो कुछ भी वे कहना चाहते हैं कहें। विशाल सर्वोच्च बॉक्स में अभय चौहान, राजदीप शाह और अन्य को छोड़कर जोगिंदर जख्मी और जोगिंदर जहरीला इस समय लियू परिवार के केवल 2 सदस्य हैं। गुल्लू, जोगिंदर जख्मी ने घबराहट से निगल लिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह आज आरुषि तलवार को सफलतापूर्वक वापस लाने में सक्षम होंगे, लेकिन उन्हें इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। क्या हम दोनों भी यहीं मर जाएंगे? वह ऐसा विचार करने से खुद को नहीं रोक सका। नहीं, 36 रणनीतियां सर्वोत्तम हैं। उन्होंने जल्दी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, अभय चौहान। नहीं श्रीमान, ये राष्ट्रपति जियांग भी हैं, हमारे पास कुछ जरूरी काम है, इसलिए हम पहले निकलेंगे। ये कहकर उसने जोगिंदर जहरीला को दरवाजे की ओर खींच लिया। इंतजार। अभय चौहान की आवाज़ धीमी सी लग रही थी। जोगिंदर जख्मी का दिल धड़क उठा और उसने अपना सिर अकड़कर घुमा लिया। अरे क्या बात है? अभय चौहान के होठों पर एक हानिरहित मुस्कान दिखाई दी। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम आरुषि को वापस ले जाकर शादी करने वाली हो? बस भूल जाओ। जोगिंदर जख्मी और जोगिंदर जहरीला ने कड़वाहट से भरे हुए एक दूसरे को देखा। मैंने मन ही मन सोचा, भाई दी, अब मछली पकड़ना बंद करो। हमारी हिम्मत कैसे हुई चारा खाने की? जोगिंदर जख्मी ने हल्की खांसी की और अजीब तरह से कहा, नहीं नहीं, हम देखते हैं कि आरुषि अब आपके साथ रहकर बहुत खुश है और उसे लियू परिवार के पास वापस ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे। अभय चौहान ने अपनी बाहें उठाए और कहा, ओह, तो जब आप खाली हाथ वापस जाते हैं तो आपको परिवार के शीर्ष अधिकारियों के गुस्से का डर नहीं होता? क्या आपको डर नहीं है कि यंग मास्टर टोन खुश नहीं होंगे? जोगिंदर जख्मी ने गंभीरता से कहा, मैं इसे परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को स्पष्ट रूप से समझाऊंगा और साबित करूंगा कि आरुषि की दृष्टि तेज है। आप और आरुषि सबसे अच्छे जोड़े हैं। जोगिंदर जहरीला ने भी अंगूठा दिखाया और प्रशंसा की, मेरी राय में आप यंग मास्टर टोंग से 100 गुना बेहतर हैं। वह आपके साथ जूते पकड़ने के भी लायक नहीं है। हे। अभय चौहान स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि दोनों अपनी इच्छा के विरुद्ध चापलूसी कर रहे थे, लेकिन उसने इसका खुलासा नहीं किया। मुझे परवाह नहीं है कि आप अपने दिल में क्या सोचते हैं, लेकिन प्रांतीय राजधानी लौटने के बाद आप कहेंगे कि आरुषि तलवार मेरी अभय चौहान की महिला है। यदि कोई असहमत हो या आश्वस्त न हो तो उनसे कहिए कि वे मुझे खोजने के लिए जियांगनान शहर आ जाएं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कुछ भद्दे शब्दों से। कभी कभी मेरा स्वभाव बहुत अच्छा नहीं होता। अगर आप मुझसे उलझने आएं तो वन स्टॉप सेवा के लिए शमशान घाट से पहले ही संपर्क कर लेना याद रखना। जोगिंदर जख्मी और जोगिंदर जहरीला इतने डरे हुए थे कि उन्हें पीछे से पसीना आ रहा था। समझना, वे दोनों तुरंत निराशा में बॉक्स से बाहर निकल गए। उन्हें डर था कि अभय चौहान अचानक उन्हें रुकने के लिए कह देगा। इस समय आरुषि तलवार की आंखें चमक उठी और उसके सुंदर चेहरे पर लाली छा गई।
उसने अभी कहा कि मैं उसकी औरत हूँ, क्या ये सच है? यशिका कपूर ने थोड़ा दुखी होकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। हालांकि अभय चौहान के साथ उसका रिश्ता अब और भी करीब होता जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभय चौहान ने कभी नहीं कहा कि वह उसकी महिला है। ये कमीना, आयुषी खुराना, जो थोड़ा पीछे खड़ा था, का चेहरा थोड़ा उलझा हुआ था। उसने मूल रूप से सोचा था कि यशिका कपूर अभय चौहान के आसपास की एकमात्र सुंदरता थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन किंगडम के पूर्व लोकप्रिय फिल्म स्टार आरुषि तलवार का भी उसके साथ घनिष्ठ संबंध था। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि इसका उससे कोई संबंध नहीं था, फिर भी वह कारण असहज महसूस कर रही थी। इसके विपरीत सुनील शाह की आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन ये तियानसे की और भी अधिक प्रशंसा की। तस्का जैसी मुझसे उम्मीद थी भाई, ये यहाँ सीखने लायक बहुत सारी जगहें हैं। इस समय राजदीप शाह ने सभी के विचारों को बाधित किया। उन्होंने अपने हाथों को कप में भरकर कहा, डॉक्टर, ये मुझे सचमुच बहुत दुख है कि आज रात मेरे सिहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में ऐसी घटना घटी जिसके कारण भोज का इस तरह समापन हुआ। अभय चौहान मुस्कुराया और कहा, यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे पक्ष के कुछ पुराने खातों के कारण राष्ट्रपति जियांग के हाथ खून से सने हैं। जियांग होंडे ने हाथ हिलाते हुए कहा, हा, अगर आप न होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुरोंग नियान और उसका बेटा पर्दे के पीछे इतने सारे काम कर रहे थे। मैं तो बस घर की सफाई कर रहा था। वैसे इस डिब्बे में अभी अभी किसी की मौत हुई है, जो बहुत अशुभ है। ऐसे में क्या हम आज रात किसी प्राइवेट कमरे में जाकर नशे में ही रहें? अभय चौहान ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर आज्ञा मानने से बेहतर है कि सम्मान किया जाए। जियांगन शहर, नदी किनारे सड़क। रात में लोग कभी कभी नदी के किनारे के रास्ते पर दौड़ते हैं। इस समय एक लंबा आंकड़ा जल्दी से ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए यहाँ चला गया, जल्दी में लग रहा है। वह अभय चौहान है। जब वह नदी की रेलिंग के पास पहुंची तो उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक सुडौल शरीर वाली महिला खड़ी थी। उसने काले रंग की कमर तक लटकती स्कर्ट पहन रखी थी और वह रात में लगभग घुल मिल गई थी। महिला दूर नदी की ओर देख रही थी। उसके हाथ में एक महिला की सिगरेट जल रही थी। अंधेरी रात में सिगरेट का लाल बट चमक रहा था, अपनी अनोखी शीतलता और शान दिखा रही है। पुकारना। अनन्या सिंह ने गहरी सांस ली, महिला के पास गया और पूछा, मिस लियू, आपने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? अध्याय 323। रेलिंग के सामने खड़ी होकर नदी को देख रही महिला कोई और नहीं बल्कि वंशिका चौहान है। वह व्यक्ति जो उस समय जियांगन शहर की व्यापार साम्राज्य के रूप में जानी जाती थी। वंशिका चौहान ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसकी ठंडी नजरें अनन्या सिंह पर पड़ीं और उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा। क्या तुम अभी रोए? अनन्या सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें थोड़ी लाल और सूजी हुई थीं। लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। सुश्री लियू मुझसे सिर्फ इसी बारे में बात करने आई थीं। वंशिका चौहान ने हंसते हुए अपनी उंगलियों से राख को झाड़ दिया। क्या श्री जियाओ को पता है कि सिहाई रेस्तरां छोड़ने के बाद क्या हुआ? अनन्या सिंह ने अपना सिर हिलाया। वंशिका चौहान का फोन आने के बाद वह तुरंत रेस्तरां से बाहर निकल गई। रास्ते में उसे भारीपन महसूस हो रहा था। क्या होता है इसकी परवाह किसे है? इस बात की प्रबल संभावना है कि महेश सूरी और उसका बेटा माफी मांग लेंगे और संघर्ष यहीं समाप्त हो जाएगा। वंशिका चौहान के काले लिपस्टिक से ढके होंठ थोड़े हिल गए और उन्होंने शांति से कहा, महेश सूरी और कार्तिक सूरी दोनों मर चुके हैं। बूम। इन शब्दों ने उसके दिमाग में जोरदार शोर मचाया और उसकी आंखें अविश्वास से चमक उठीं। क्या ये कैसे संभव है? उनकी राय में महेश सूरी और उनके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन वे वास्तव में मर चुके थे। वंशिका चौहान ने शांति से कहा, क्या इस दुनिया में कुछ भी असंभव है? अगर वे पिता और पुत्र राजदीप शाह के हाथों जो कुछ भी किया उसके लिए दोषी हैं, तो वे मर जाएंगे। और उसकी ठंडी आवाज रुक गई। अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए उसने कहा, इसके अलावा अभय चौहान के यहाँ होने से राजदीप शाह उनके आसपास नहीं जाएगा। अनन्या सिंह का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और उसका मूड मिश्रित हो गया। वैसे भी कार्तिक सूरी उसका सीनियर था और उसने लोन के मामलों में उसकी मदद की थी और उसे अपने व्यावसायिक संपर्कों से भी परिचित कराया था। उसने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन आज रात उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और इस सब का स्रोत अभय चौहान से संबंधित है। अभय चौहान, क्या आपको ऐसा करने के लिए तैयार होने से पहले एक के बाद एक व्यक्ति को जबरदस्ती हटाना पड़ता है? क्या आप मुझसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं और बदला लेते हैं क्योंकि मैंने तलाक का जिक्र किया है? चरमराहट। अनन्या सिंह ने अवचेतन रूप से अपनी गुलाबी मुट्ठी भींच ली और हल्की सी आवाज की। इस विवरण पर वंशिका चौहान का ध्यान गया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और विषय बदल दिया। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ, तो वंशिका ने साफ साफ कह दिया, आने वाले समय में तुम्हारी स्थिति बहुत खतरनाक होगी। अगर तुम्हें समय रहते कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तुम्हारी रक्षा कर सके, तो तुम इस आपदा से बच नहीं पाओगे। शब्द सुनो। अनन्या सिंह की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं।
यद्यपि इस अवधि के दौरान उनकी व्यावसायिक प्रगति कठिन थी, चाहे वह 100 बिलियन का ऑर्डर हो या रोंग परिवार के व्यापारिक साझेदार हों, वे सभी विफलता में समाप्त हुए। लेकिन जियो परिवार का मूल आधार अभी भी वही है, इसलिए ये खतरनाक नहीं है ना? अनन्या सिंह ने भौहें चढ़ाए और कहा, मिस लियू, क्या आपके शब्द थोड़े अतिशयोक्तिपूर्ण हैं? वंशिका चौहान ने शालीनता से सिगरेट का एक कश लिया। यानजी कभी भी भय पैदा करने वाले बयान नहीं देता, वह सिर्फ सच बोलता है क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है। क्या आपको मैं पसंद हूँ? अनन्या सिंह ने भ्रम व्यक्त किया। मुझे लगा कि वंशिका चौहान से यह मेरी तीसरी मुलाकात थी और हमारी बातचीत बहुत कम हुई। उसमें भला क्या अच्छा या बुरा लग सकता है? सुश्री लियू, आप वास्तव में क्या चाहती हैं? कृपया मुझे सीधे बताएं और गोलमोल बातें मत कीजिए। खटपट खटपट खटपट। वंशिका चौहान ने काले रंग की ऊंची एड़ी के जूते पहने और धीरे धीरे चलकर अनन्या सिंह के सामने आधा मीटर की दूरी पर रुक गई। यद्यपि अनन्या सिंह की लंबाई 168 सेमी है, लेकिन महिलाओं के बीच उन्हें लंबा माना जाता है। लेकिन वंशिका चौहान पूरे 175 की हैं और नुकीली ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए अनन्या सिंह के सामने खड़ी हैं। वह स्पष्ट रूप से लगभग आधा सिर लंबी हैं। वंशिका चौहान की अपनी अलग आभा के साथ ये बहुत दमनकारी है। अनन्या सिंह की आंखें थोड़ी कांपने लगी और वह थोड़ी घबरा गई। वंशिका चौहान ने काले रेशमी दस्ताने पहने हुए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, इसे अनन्या सिंह की ठोड़ी पर रखा और धीरे से इसे ऊपर खींच लिया, अहंकार से भरा हुआ। अनन्या सिंह की आंखों को अपनी आंखों से मिलने दो। एक ठंडी और अदम्य आवाज सुनाई दी। यानजी जो चाहती है वह बहुत सरल है। मेरे सामने आत्मसमर्पण करो और अब से मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हारी सफलता सुनिश्चित करूंगी। ये वही शब्द हैं जो हमने पिछली बार मुलाकात के समय कहे थे। लेकिन इससे अनन्या सिंह, जिसका आत्मसम्मान बहुत मजबूत था, बहुत प्रतिरोधी हो गया। उसने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? वंशिका चौहान ने अचानक अपने बाएं हाथ में सिगरेट का बट उठाया और अनन्या सिंह के गाल से 10 सेंटीमीटर दूर रुक गई। मिस्टर जियाओ का सुंदर चेहरा बहुत अच्छा है। अगर उन्हें परमिंग से कुछ निशान मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा, है ना? फुफकार। अनन्या सिंह जलती हुई सिगरेट की गर्मी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। ऐसी कोई महिला नहीं है जो अपने चेहरे की परवाह न करती हो, अनन्या सिंह सहित। उसे हमेशा अपने उत्तम रूप और फिगर पर गर्व रहा है, लेकिन अब खतरे का सामना करते हुए उसे नहीं पता था कि उसमें साहस कहाँ से आया। उसकी आंखें वंशिका चौहान से मिली हुई थीं, उसमें जरा भी डर नहीं दिख रहा था। मैं किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे विकृत करना चाहते हो तो जो चाहो करो। वंशिका चौहान ने सिगरेट के टुकड़े को अपने गाल के थोड़ा पास लाया और आगे कहा, क्या तुम्हें यकीन है? अनन्या सिंह ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। खैर, अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वह अपनी बची हुई गरिमा को कभी नहीं छोड़ेगी। वंशिका चौहान अचानक मुस्कुराए और सिगरेट को अनन्या सिंह के गाल से दूर कर दिया। तुम में यानजी ने अपनी असली परछाई देखी है। वह जिद्दी और मजबूत था, दीवार से टकराने तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह अच्छी बात है। अनन्या सिंह घबराई हुई और उलझन में दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वंशिका चौहान लौकी में कौन सी दवा बेच रही है। स्विश, एक जादुई चाल की तरह वंशिका चौहान ने एक चेक निकाला और उसे अनन्या सिंह को सौंप दिया। यह आपको पहले से दिया गया है। मुझे आशा है कि भविष्य में यदि कोई कठिनाई आएगी तो आपको इसका उपयोग करने का अवसर मिलेगा। अनन्या सिंह ने अवचेतन रूप से चेक ले लिया। मैंने पाया कि चेक पर 30 बिलियन की राशि लिखी हुई थी। अनन्या सिंह की पुतलियां फैल गईं। सुश्री लियू, आप क्या कर रही हैं? ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सवाल मत पूछो। ये चेक तुम्हें दिया गया है और इसका इस्तेमाल करना है या नहीं, ये तुम्हें ही तय करना है। वैसे बाहर वालों को यह मत बताना कि हम आज रात मिले थे और फिर से मिलने का इंतजार रहेगा। ये कहने के बाद वंशिका चौहान ऊंची एड़ी के जूते पर धीरे धीरे चली गई। वह काली, कोल्हों से चिपकी हुई स्कर्ट धीरे धीरे रात में गायब हो गई, मानो वह पहले कभी आई ही न हो। अनन्या सिंह ने अपने हाथ में चेक को देखा और वह अचंभित रह गया। वह क्या योजना बना रही है? क्यों, सब कुछ इतनी अच्छी तरह से जानते हुए भी? रात के 11 बजे अभय चौहान और अन्य लोग रात के खाने के बाद से हाई रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर राजदीप शाह और अन्य लोगों से अलग हो गए। राजदीप शाह और सुनील शाह दोनों बहुत उत्साहित थे और बहुत नशे में थे। यहाँ तक कि प्रियंका शाह भी थोड़ा नशे में दिख रहा था, लेकिन आयुषी खुराना को शराब से एलर्जी थी और उसने शराब को छुआ तक नहीं था। अंततः आयुषी खुराना ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। जहाँ तक अभय चौहान की बात है, हालांकि अभय चौहान ने बहुत शराब पी थी, उसके लिए वह बस नशे में था। यशिका कपूर और आरुषि तलवार ने बस थोड़ी सी पी ली। अंततः एक ड्राइवर को बुलाया गया जो उन तीनों को जिजिन त्यानगोन के विला नंबर 1 में वापस ले गया। लेकिन अभी लिविंग रूम में चले गए। आउच! आरुषि तलवार अचानक दर्द से चीख पड़ा। उसने अभय चौहान से कहा, जल्दी करो और मेरी मदद करो, मेरी बहन के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अभय चौहान ने आरुषि तलवार का समर्थन किया।
उसने उसके घुटनों की ओर देखा। जोगिंदर जख्मी ने उसे जमीन पर धकेल दिया था और उसके घुटने से खून बह रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा घाव था और सिहाई रेस्तरां में खाने से पहले उस पर पट्टी बांध दी गई थी। अभय चौहान ने पूछा, क्या अब भी दर्द हो रहा है? आरुषि तलवार ने सिर हिलाया और एक चुलबुली आवाज में कहा, हाँ ये दर्द होता है, ये दर्द होता है टिल्डा। यशिका कपूर ने अपने होठों को मोड़ा और बुदबुदाया, वेश्या, तुम वास्तव में अभिनय कर सकती हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर अचानक कांपने लगा और उसकी आंखें धुंधली हो गई। तभी अचानक डर के मारे चीखने की आवाज आई। शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 324। ठीक है। अभय चौहान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने हान रुयुन को तेज हाथों और आंखों से पकड़ लिया। मेरी हथेली तुरंत ही एक मोटे और मुलायम पिन से भर गई। उकसाना, लेकिन इस समय मेरे पास इस भावना पर अधिक ध्यान देने का समय नहीं है। उसने यशिका कपूर को अपनी बाहों में हिलाया। क्या हुआ? क्या आपको कहीं भी असहज महसूस हो रहा है? लेकिन यशिका कपूर बिना हिले डुले कोई प्रतिक्रिया दिए खड़ा रहा। सौभाग्य से उसकी सांसें अभी भी सुचारू रूप से चल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। क्या? इस समय आरुषि तलवार, जिसे अभय चौहान ने अपने बाएं हाथ से सहारा दिया था, ने अचानक अपना सिर ढक लिया। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही भयानक चीज देखी है। फिर उसका शरीर बेहोश हो गया और लंगड़ा हो गया और नीचे गिरने वाला था, लेकिन अभय चौहान ने उसे वापस पकड़ लिया। हुहू, बिना किसी स्पष्ट कारण के विला में ठंडी हवा चलने लगी। अभय चौहान की आंखों के सामने का दृश्य तेजी से बदल गया। मेरे सामने का विशाल और उज्ज्वल बैठक कक्ष प्रकाश कणों की धारियों में बदल गया और ठंडी हवा के झोंके में गायब हो गया। स्विश, अगले ही पल अभय चौहान की आंखों के सामने एक अंधेरा स्थान दिखाई दिया। मेरे सामने पतली हवा से एक विशाल लाल नेत्रगोलक प्रकट हुआ, जिसका व्यास लगभग 2 मीटर था और आसपास के स्थान का किनारा मुड़ रहा था और कंपन कर रहा था। चर्चा, लाल नेत्रगोलक के बीच में एक सुनहरी खड़ी पुतली खड़ी है, जो दम घोंटने वाला दबाव छोड़ रही है। जी, अगले ही क्षण उन खड़ी पुतलियों से सफेद कोट पहने और अपने 7 छिद्रों से खून बहाते हुए भयानक आत्माएं बाहर तैरने लगीं। उनमें से कुछ चिल्लाए, कुछ हंसे और कुछ दहाड़े। बहुत सारी हड़बड़ाहट और घबराहट थी। सभी अभय चौहान की ओर दौड़ रहे थे, जो दिल को थाम देने वाला था। अभय चौहान की अभिव्यक्ति नहीं बदली। फेंग शुई आभा में परिवर्तन से मतिभ्रम होता है। क्या यह एक गठन है? यह अफसोस की बात है। गठन का ये स्तर बहुत उबाऊ है। मैंने उसे एक पैर पटकते और हाथ मोड़ते देखा। बूम, जो एकाकी जंगली भूत उसकी ओर दौड़ रहे थे, वे चीखने लगे और क्षण भर में चूर्ण में बदल गए और वह बड़ी लाल आंख फट गई और गायब हो गई। तभी उसके सामने का दृश्य बदल गया और विला का मूल स्वरूप वापस आ गया। 2 सुंदरियां यशिका कपूर और आरुषि तलवार अभी भी जाग रही हैं। अभय चौहान ने उनमें से एक को बाहों में भर लिया और उन्हें सोफे पर लिटा दिया। अभय चौहान ने चारों ओर देखा। ऐसा लगता है कि जब मैं घर पर नहीं था, तब किसी ने विला के पास पहले से ही एक घेरा बना लिया था। मैं शायद अंदाजा लगा सकता हूं कि वह कौन है। तभी अचानक उसकी नज़रें एकाग्र हो गईं, मानो उसे कुछ महसूस हो रहा हो। और ऐसा लगता है कि यह एकमात्र उपहार नहीं है जो आपने मुझे दिया है। उस स्थिति में मुझे आपके साथ खेलने दें। विला के बाहर दूरी पर स्थित चट्टानें। वहां काले नाइटवियर पहने 3 आदमी चुपचाप पीछे छिपे हुए थे। उनके पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी चल रहा था, जिसके सिर पर पट्टी बंधी थी। ये तरुण सेठी है। उनमें से रात के कपड़े पहने हुए एक थोड़े बड़े व्यक्ति ने तरुण सेठी से पूछा, कितना समय लगने की उम्मीद है? तरुण सेठी ने अपना सिर बाहर निकाला और विला की दिशा में देखा। यद्यपि यह पहले से ही अंधेरा है, विला के चारों ओर रोशनी के साथ आप अभी भी विला के ऊपर मंडराती काली बुरी ऊर्जा के झोंके देख सकते हैं। ये दर्शाता है कि लियांगई आत्मा कैप्चरिंग एरे प्रभावी है। उन्होंने ताओवादी पुजारी यशपाल दास के आदेश का पालन करते हुए विला के चारों ओर गुप्त रूप से इस लियांगई आत्मा कैप्चरिंग सरणी को स्थापित किया जब अभय चौहान घर पर नहीं थे। आखिरकार हाल के वर्षों में उन्होंने ताओवादी गुरु यशपाल दास एन कियानमाहो का अनुसरण किया था और संरचनाओं और फेंग शुई के बारे में बहुत कुछ सीखा था। लियांगई सोल कैप्चरिंग एरे जटिल नहीं है और ताओवादी मास्टर यशपाल दास के मोबाइल फोन द्वारा सक्षम वीडियो रिमोट कंट्रोल के साथ इसे सफलतापूर्वक स्थापित करना आसान है। तरुण सेठी ने अपना सिर घुमाया और जोर से आवाज निकाली। गठन सक्रिय होने के बाद अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। आप तीनों शुरू करने से पहले थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकते हैं। रात के कपड़े पहने तीनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। इस समय उनके हाव भाव में अधीरता और हत्या का इरादा स्पष्ट था। इतना कि उनके साथ मौजूद तरुण सेठी को अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उनके सामने वाले तीनों लोगों में से कोई भी अच्छा नहीं है। तियानजानमिन के स्वर्ण पदक हत्यारे सभी अंतिम चरण के मास्टर हैं। इन तीनों को लुओ युवानलियांग ने अज्ञात तरीकों से मदद के लिए भर्ती किया था। हालांकि तरुण सेठी स्वयं भी एक अंतिम चरण के मास्टर हैं,
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वह मुख्य रूप से जबरन सुधार के लिए ड्रग्स पर निर्भर रहा है और उसकी नींव अस्थिर है। उन मजबूत लोगों की तुलना में जो अपनी साधना पर निर्भर होकर गुरु के अंतिम चरण तक पहुंचते हैं, वह बहुत हीन है। इसके अलावा इन 3 लोगों को त्यानजान संप्रदाय में स्वर्ण पदक हत्यारों के स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव करना होगा और अनगिनत लोगों को मारना होगा। इन लोगों के सामने स्वाभाविक रूप से उसे सतर्क रहना होगा। लगभग आधे मिनट बाद तरुण सेठी ने ऊपर देखा और पाया कि विला के ऊपर का बुरा माहौल और भी मजबूत होता जा रहा था। उन्होंने अपनी आवाज़ कम की और कहा, गठन प्रभाव अधिकतम पर चालू हो गया है, इसलिए अभय चौहान को पूरी तरह से भ्रम में खो जाना चाहिए। आप कार्रवाई करने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आवाज बस गिर गई। तीनों हत्यारे 3 काली परछाइयों में बदल गए और जिजिन त्यानेगोन के विला नंबर 1 के आंगन में कूद गए। ये तेजी से चलता है और लगभग कोई आवाज नहीं छोड़ता। जी, वह त्यानजानमेन का स्वर्णिम हत्यारा बनने के योग्य है, वह वास्तव में पेशेवर है, तरुण सेठी ने मन ही मन सोचा। हालांकि अगले दृश्य ने तरुण सेठी को थोड़ा उलझन में डाल दिया। मैंने देखा कि तीनों हत्यारे विला के आंगन में कूद गए और 2 कदम चलते ही वे निश्चल हो गए। कुछ सेकंड के बाद तीनों व्यक्तियों ने अजीब हरकतें की। बड़ा व्यक्ति वहीं पर आगे पीछे लात मार रहा था, जबकि शेष 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उस कमीने की नकल करते हुए जमीन पर लेटा हुआ था और दूसरा व्यक्ति बस अपने सिर के बल खड़ा होकर मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था। तरुण सेठी, क्या ऐसा हो सकता है कि त्यानकन संप्रदाय के स्वर्ण पदक विजेता हत्यारे ने लोगों की हत्या करने से पहले कुछ अभ्यास किया हो? लेकिन भाई, क्या वार्म अप एक्सरसाइज अवसर पर निर्भर हो सकती है? ये 2 आत्मा को लुभाने वाली सरणियां शायद ये नाम वाले लोगों को बहुत लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर पाती, इसलिए समय बर्बाद न करें। अरे, तुम तीनों जल्दी करो, तरुण सेठी ने धीमी आवाज में चिल्लाया। लेकिन तीनों हत्यारों ने ये सुनने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अभी भी वार्म अप अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, क्या वे तीनों इस गठन से प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से सुझाव दिए कि वे इस संरचना से कैसे बचें। ठीक उस समय जब वह विभिन्न उलझनों और उलझनों में फंसा हुआ था, चीख विला का दरवाजा खुला और अभय चौहान अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर धीरे धीरे बाहर चला गया। उसके चेहरे पर एक हानिरहित मुस्कान थी। ये दृश्य देखकर तरुण सेठी की आंखें लगभग फट गईं। बिल्कुल नहीं, ये बच्चा वास्तव में ठीक है। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब उसने अभय चौहान को अकड़कर बाहर जाते देखा, तब भी तीनों हत्यारे अजीब हरकतें कर रहे थे, मानो उन्हें अभय चौहान की कोई परवाह ही नहीं थी। यहाँ क्या हो रहा है? धत्तेरी की, तरुण सेठी भयभीत था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसकी योजना में कुछ परिवर्तन हो गया है और उसे शीघ्र ही वहां से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वह जाने वाला था, स्विश, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। जैसे ही उसकी नज़रें उस पर केंद्रित हुईं, एक परिचित आकृति उसके सामने प्रकट हुई। यह अभय चौहान था। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, अभय चौहान ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, तरुण सेठी की गर्दन पकड़ ली और उसे रॉकरी के खिलाफ मजबूर कर दिया। टकराना। तरुण सेठी का गला खराब हो रहा था और उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। बस एक ही हरकत से उसे अंदरूनी चोटें लग गई। अभय चौहान ने उसे घूर कर देखा। उसने उदासीनता से उपहास किया, मूर्ख आदमी, हम फिर मिलें। अध्याय 325। ओह, तरुण सेठी की आंखें चौड़ी हो गईं, भ्रम और उलझन से भरी। वह ये नहीं समझ सका कि अभय चौहान संरचना के नियंत्रण से कैसे छुटकारा पा सका और वह अपने अस्तित्व की खोज कैसे कर सका। इसके अलावा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वे 3 स्वर्ण पदक विजेता इस समय भी वार्म अप अभ्यास कर रहे हैं। क्या वे तीनों मानसिक रूप से बीमार हैं? कुल मिलाकर मेरा सिर उथल पुथल में है। अभय चौहान ने शांति से पूछा, क्या पुजारी यशपाल दास और अहान वर्मा ने आपको यहाँ भेजा है? अपनी गर्दन पर भारी दबाव महसूस करते हुए किसी भी समय उसका गला घोंटा जा सकता था। तरुण सेठी ने स्वाभाविक रूप से आवाज निकालने के लिए संघर्ष किया और सच्चाई से कहा, हाँ। आंगन में वे 3 कौन हैं? ये त्यानजानमेन का स्वर्ण पदक हत्यारा है। अहान वर्मा से किसी ने मदद के लिए उससे संपर्क किया है। अभय चौहान ने सिर हिलाया। आज आयुषी खुराना ने उसे याद दिलाया था कि त्यानजान संप्रदाय के 3 स्वर्ण पदक हत्यारे 100 चेहरे वाले दुष्ट भगवान का बदला लेने के लिए जियांगन शहर में घुस आए थे और वे उसे खोजने के लिए एक विशेष यात्रा करेंगे। अप्रत्याशित रूप से यह इतनी जल्दी आ गया और ताओवादी यशपाल दास के फेंग शुई गठन के साथ संयुक्त हो गया। ये काफ़ी विचारणीय है। यह अफसोस की बात है कि अभय चौहान ने एक नज़र में इस निम्न स्तरीय गठन को देख लिया और इसका फायदा उठाया। स्थिति का लाभ उठाते हुए मूल संरचना में थोड़ा मसाला जोड़ा गया। इसलिए लियांगई सोल कैप्चर एरे का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और उपयोग की वस्तुएं बदल गई थीं। ठीक इसी तरह 3 स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी विला के प्रांगण में प्रवेश करते ही संरचना भ्रम से प्रभावित हो गए। मैं इसमें खो गया हूं और बाहर नहीं निकल सकता।
तरुण सेठी ने कठिनाई से चर्चा की, कृपया मुझे जाने दें, मैं वास्तव में असहाय हूं और मुझे ताओवादी मास्टर यशपाल दास के आदेश का पालन करना है। अभय चौहान ने शांति से कहा, यदि आप आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वह आपको दवा देना बंद कर देगा। तरुण सेठी की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस बच्चे को ये बात कैसे पता चली? हैरान, लेकिन उसने इसे छिपाया नहीं और उदास चेहरे के साथ कहा, हाँ, मैंने ताओवादी मास्टर यशपाल दास की निषिद्ध दवाओं का इस्तेमाल किया और मैं जल्दी ही आदी हो गया। अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं करता तो मुझे नशीली दवाओं की लत का दर्द सहना पड़ेगा। यह मांस और हड्डियों को काटने से भी ज्यादा दर्दनाक है। सच कहूं तो मैं लंबे समय से उससे छुटकारा पाना चाहता था, उसके लिए कुछ करना तो दूर की बात थी। अभय चौहान ने बिना कोई सहानुभूति दिखाए ठंडेपन से मुस्कुराया। उनकी राय में तरुण सेठी लालच के कारण ऐसी निषिद्ध दवाओं के संपर्क में आया था और यह स्वाभाविक ही था कि लालच के कारण उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े। उसने तरुण सेठी को उठाया और उसे विला के आंगन में खींच लिया। इस समय तीनों स्वर्ण पदक विजेता अभी भी अपनी जगह पर वार्म अप गतिविधियां कर रहे हैं। तड़क फिर अभय चौहान ने अपनी उंगलियां चटकाए। तीनों हत्यारों की हरकतें तुरंत रुक गईं और उनकी धुंधली आंखों के भाव धीरे धीरे वापस आ गए। उन्होंने अपना सिर हिलाया और एक दूसरे की ओर देखा। क्या होता है? अभी क्या हुआ? क्या ये भ्रम है? भयभीत होने के अलावा उनकी पलकें भी उछल गईं जब उन्होंने अभय चौहान को अपने सामने खड़ा देखा। क्या ये बच्चा ठीक है? लेकिन एक पेशेवर हत्यारे के रूप में उसकी प्रवृत्ति तुरंत ही प्रकट हो गई। एक दूसरे को याद दिलाने की आवश्यकता के बिना वे तीनों उसे घेरने के लिए अभय चौहान की ओर दौड़ पड़े। अभय चौहान ने अपनी पलकें भी नहीं उठाई। बैंग बैंग बैंग, एक एक थप्पड़ से तीनों हत्यारे जमीन पर गिर पड़े। उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था और वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बूम! ये दृश्य देखकर तरुण सेठी का दिमाग खाली हो गया। हालांकि वह पहले भी अभय चौहान के खिलाफ लड़ चुका था, लेकिन वह जानता था कि प्रतिद्वंद्वी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी की ताकत इतनी भयानक होगी। बिल्कुल अनसुना, इससे उसे ये भी समझ में आ गया कि यदि वह युवानयांग घाटी के साथ घूमता है तो निश्चित रूप से उसका दुर्भाग्य होगा। जैसा कि कहावत है, अच्छे पक्षी बसेरा करने के लिए पेड़ों को चुनते हैं और बुद्धिमान मंत्री सेवा करने के लिए अपने स्वामी को चुनते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में ताओवादी गुरु यशपाल दास का अनुसरण करना गाय या घोड़े से भी बदतर हो गया है। लगभग 3 दिनों में 9 बार भूखे रहने जैसा। वह रोया और दया की भीख मांगी, श्रीमान ये कृपया मुझे जाने दीजिए। जब तक आप मेरी जान बख्शेंगे मैं आपके लिए गाय या घोड़े, यहाँ तक कि कुत्ते की तरह भी काम करने को तैयार हूँ। इस वाक्य ने अभय चौहान की रुचि को थोड़ा बढ़ा दिया। उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया और उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? तरुण सेठी ने बार बार सिर हिलाया, ठीक है। क्या कुतिया है? पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है। ये कुछ भी नहीं है। हालांकि अगले दृश्य में तो वह लगभग खून थूकने पर मजबूर हो गया। अभय चौहान ने आंगन में एक जिंगो पेड़ के नीचे छोटे से घर कुत्ते के घर की ओर इशारा किया। बस यूं ही मेरे घर में एक देखभाल करने वाले की कमी है। अगर तुम्हें कुत्ता बनकर रहना पसंद है तो अब से तुम यहीं खाओगे, पियोगे, मल त्यागोगे और सोओगे। मुझे खाने पीने की परवाह नहीं है। तुम खुद इसकी देखभाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, वरना तुम्हें तुरंत मार दिया जाएगा। तुम क्या सोचते हो? यह तरुण सेठी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके होंठ कांपने लगे और वह अनिच्छुक लग रहा था। अच्छे आदमी, मेरा कुत्ता एक विशेषण है, संज्ञा नहीं। मुझे लगता है कि मैं भी एक ग्रैंड मास्टर, एक ड्रग एडिक्ट के बाद के चरण का मास्टर हूँ और मैं तियाननान प्रांत में मार्शल आर्ट सकल में काफ़ी प्रसिद्ध हूँ, लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूँ कि वह एक केनल में रहे और एक कुत्ता बन जाए। अगर यह बात फैल गई तो क्या इससे हमारी बदनामी नहीं होगी? भविष्य में हम अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाएंगे? अभय चौहान ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लीं। अगर तुम नहीं चाहते तो जाकर मर जाओ। वह अपना दाहिना हाथ उठाने ही वाला था कि तरुण सेठी के माथे पर थप्पड़ मारने को तैयार हो गया। नहीं, तरुण सेठी भयभीत था। आपके जीवन की तुलना में आपकी गरिमा कुत्ते के समान कुछ भी नहीं है। जीवित रहने के लिए आपको समझौते करने होंगे। उसने अपने हृदय में स्वयं को बहुत सांत्वना दी। मैं आपका कुत्ता बनने को तैयार हूँ। मैं कुत्ते के घर में रहूंगा। कृपया मेरी जान बख्श दें। अभय चौहान ने इसे फेंक दिया और तरुण सेठी को जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर 2 बार लौटने के बाद भी वह घुटनों के बल बैठा रहा। धन्यवाद श्रीमान, तुमने मुझे क्या कहा? तरुण सेठी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर तुरंत उसे कुछ एहसास हुआ। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, प्रभु धन्यवाद। मास्टर, अभय चौहान ने व्यंग्य करते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि तुम्हें गलत लगा। तुम्हारे स्तर के किसी व्यक्ति के लिए तुम भाग्यशाली हो कि तुम मेरे कुत्ते हो। ज्यादातर लोग ऐसा करने के योग्य नहीं होते। ये वाक्य ऐसा कुछ नहीं है जिस पर वह डींग मार रहा हो।
जब वह फॉलेन सिटी में था तो खूंखार अपराधियों का गिरोह उसके मालिक को बूढ़ा मालिक और उसे युवा मालिक कहता था। मैं नहीं जानता कि कितने लोग कुत्ते के रूप में उसके जैसा बनने की होड़ में हैं, क्योंकि अगर आप कुत्ता बन गए तो आपको जेल में कम सज़ा मिलेगी। तरुण सेठी, एक अंतिम चरण का ग्रैंड मास्टर, उनके अधीन सबसे कमज़ोर कुत्ता है। बिल्कुल, अभय चौहान ने तरुण सेठी को स्वीकार करने के लिए इसलिए सहमति नहीं दी क्योंकि वह नर्मदिल था। लेकिन इस दौरान जिस विला में वह था उस पर पहले वंशिका चौहान ने नज़र रखी और अब किसी ने उसकी हत्या करने के लिए एक योजना बनाई। मुझे एक हाउसकीपर की ज़रूरत है। यदि वफादार नहीं, बस इसे लापरवाही से मार डालो। अभय चौहान ने अपने हाथ पीछे करके तीनों हत्यारों के पास जाकर उन्हें देखा। क्या आप मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? इस समय तीनों हत्यारों में से सबसे बड़े ने अपने चेहरे पर जानलेवा भाव लाते हुए और दांत पीसते हुए चिल्लाया, लड़के, अगर तुम मार सकते हो तो मुझे मार डालो। मैं उस हारे हुए आदमी की तरह कभी तुम्हारा कुत्ता नहीं बनूंगा। ओह, अभय चौहान ने हल्के से जवाब दिया, आगे बढ़ी और उसकी छाती पर पैर रख दिया। क्लिक करें, छाती फट रही है। सबसे बुजुर्ग स्वर्ण पदक हत्यारे की मौके पर ही मौत हो गई। फुफकार, शेष दो हत्यारे हौंफने लगे। क्या ये बच्चा लोगों को मारने में इतना निर्णायक है? अभय चौहान ने दूसरे हत्यारे की ओर देखा। क्या आप मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? गुल्लू, दूसरे हत्यारे ने सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने गोली खाने का फैसला किया और धमकी दी, मैं ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय का स्वर्ण पदक विजेता हत्यारा हूं। अगर तुमने कार्रवाई करने की हिम्मत की तो तुम्हें ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय से और भी अधिक हिंसक बदला भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इसके बारे में सावधानी से सोचो। ओह, अभय चौहान ने फिर हल्के से जवाब दिया, फिर उसकी छाती पर कदम रखा और उसे तोड़ दिया। अपनी आंखों को आराम मत दो। बस जब अभय चौहान ने आखिरी व्यक्ति से पूछा, हत्यारे के चेहरे पर पहले से ही चापलूसी का भाव था और वह पहले बोला, अरे मालिक, मैं भी आपका कुत्ता बनना चाहता हूं। आप मुझे एक रक्षक के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। वूफ वूफ वूफ।